welcoming you to this press conference discussion on a very important subject, desirability of change of union government in 2018 और 2024। ये सौभाग्य है हम लोगों का। मैं कलकत्ते से आता हूँ और मेरे साथ दो बहुत इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल्स, एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट बैठे हैं। मेरे राइट में डॉक्टर पाठक हैं। आप कई अखबारों के इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स मध्य प्रदेश के एडिटर रहे हुए हैं और शायद ही कोई दिन होता होगा जिसमें 5-7 पैनल डिस्कशंस पर डॉक्टर पाठक अपना कंट्रीब्यूशन ना करते हों। इनका अपना भी एक चैनल है और ग्रेट इंटेलेक्चुअल। मेरे बगल में हैं डॉक्टर सुनीलम। आप भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। आपका भी एक चैनल है। 2 बार एमएलए रहे हैं और 2 बार एमएलए रहे हुए हैं मध्य प्रदेश में। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी है वो महाराष्ट्र से लगी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी मध्य प्रदेश में है। ये अपने घर में रहने का सुख नहीं मिलता है इनको। इनका ट्रैवल इतना होता है कि महीने में 25-26 दिन बाहर ही बाहर रहते हैं और ही ट्रेवल्स ऑल ओवर द कंट्री। शायद ही कोई प्रदेश होगा जहाँ ये न जाते हों। और किसान आंदोलन से, जन आंदोलनों से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और एक्टिवली जुड़े हुए हैं। I happen to enjoy his friendship for many years. मैंने भी एक मैगजीन का एडिट किया हुआ है। From 1977 to 1993, I was an editor of Parlance, a monthly magazine. I was also a member of the Press Council of India from 1982 to 1985. And I am now more a peace and social activist. I am working on the Indo-Pakistan Friendship Front as well as Jammu and Kashmir, where I have made at least 100 visits and spent more than 1,000 nights. And Pakistan, I have been there several times. We keep on organizing discussions with them. मैं पहले डॉक्टर पाठक से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस विषय पर वो बोले, फिर डॉक्टर सुनीलम बोलेंगे और उसके बाद मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। डॉक्टर पाठक। धन्यवाद ओपी शाह साहब। हम लोग पहली बार नागपुर में इस तरह की बातचीत करने आए हैं। ये पूरी तरह गैर राजनीतिक संवाद है। हम लोग नागरिक अधिकारों के पक्षधर हैं, सिविल सोसाइटी के हम तीनों लोग प्रतिनिधि हैं एक तरह से। ये मान लीजिए मैं पत्रकार हूँ। शाह साहब भारत पाकिस्तान में अमन के बहुत बड़े पैरोकार हैं, जैसे ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कहते हैं। शाह साहब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए लगातार पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। डॉक्टर सुनीलम किसान नेता हैं, बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं। हम लोग मूलतः आज जो बात करने जा रहे हैं वो बात भारत के लोकतंत्र और संविधान की चिंता के कारण है। जिस तरह के खतरे हमें हमारे आसपास दिखाई दे रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। हम कहते हैं लोकतंत्र की जननी है हमारा देश। और ये लोकतंत्र और संविधान हासिल करने के लिए लंबा संघर्ष किया हमारे देश ने। लगभग 100 साल का स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 1947 तक हमारी विरासत है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने देश और समाज को चलाने के लिए दुनिया की जो सबसे अच्छी पद्धति हो सकती है वो लोकतंत्र है, संसदीय प्रणाली है। उसे चुना, एक संविधान बना जिसने हम सबको बराबर के अधिकार दिए।
कोई छोटा बड़ा नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति, न भाषा, न रंग, किसी भी आधार पर कोई नागरिक एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं। सबके पास एक वोट का अधिकार है, चाहे वो कोई अरबपति हो, देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या एक साधारण कोई कामगार हो, मजदूर हो, किसान हो। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि जो हमारे देश का राजनीतिक सामाजिक ताना बाना है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें सौंपी थी हमारे पुरखों ने, वो कहीं ना कहीं खतरे में है। इसके 2-3 छोटे छोटे हम उदाहरण देखते हैं जिनसे समझने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग पत्रकार हैं और जन आंदोलनों से निकले हुए लोग भी यहाँ मौजूद हैं, आप सब जानते हैं, कोई नई बात मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूँ। मैं पहले मीडिया की बात कर लेता हूँ। मैं खुद पत्रकार हूँ, 3 दशक से अधिक पत्रकार रहा हूँ, जिसमें 25-26 साल से ज़्यादा तो एडिटर ही रहा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि पत्रकारिता ने सत्ता से सवाल नहीं किए। पत्रकारिता तो सत्ता का प्रतिपक्ष है। हम सब जानते हैं कि पत्रकारिता जनपक्ष के लिए है, जनता के पक्ष के लिए है, लोगों के लिए, नागरिकों के लिए। उसकी तरफ से, जनता की तरफ से उसे सरकार से, सत्ता से सवाल पूछने। आइए, विवेक देशपांडे जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। आइए। नमस्कार। तो लोकतंत्र जिन 4 खंभों पर खड़ा है, हम सब जानते हैं कि जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और पत्रकारिता। यद्यपि संविधान की जो मोटी सी किताब है उसमें कहीं लिखा नहीं है कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि लोगों ने, नागरिकों ने, देश ने और समाज ने इस पर भरोसा किया। ये भरोसा ही उसे चौथा स्तंभ बनाता है। आप संविधान पढ़ेंगे, उसमें कहीं लिखा नहीं है कि ये चौथा स्तंभ है, लेकिन अब ये भरोसा जो है वो दरक रहा है। पत्रकारिता सत्ता से सवाल पूछने की बजाय विपक्ष से सवाल पूछने लगी, नागरिकों से सवाल पूछने लगी। सत्ता से सवाल पूछना ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपराध हो गया है। आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, किसी मीडिया में, दुनिया के किसी कोने का कोई मीडिया ऐसा नहीं करता कि जनता से सवाल पूछने लगे, जनता को कटघरे में खड़ा करने लगे। महंगाई के पक्ष में प्राइम टाइम डिबेट होने लगी है। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो आपको याद होगा, एक चैनल ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के पक्ष में एक शो किया था। सरकार के संरक्षण के लिए मीडिया काम करने लगा है। ये लोकतंत्र के लिए पहला खतरा है, जिसकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाने के लिए व्यवस्था से सवाल पूछना। वो व्यवस्था का संरक्षक उसकी ढाल बन गया है। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है न्यायपालिका। हम सब देख रहे हैं कि हमारी जो पूरी न्यायिक व्यवस्था है वो भी सवालों के घेरे में है। इसका बहुत रोचक उदाहरण आपको बताता हूँ। बड़े बड़े जो मामले सबसे बड़ी अदालत में होते हैं, आप लोग, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर हैं, देखते होंगे फैसला आने से पहले सोशल मीडिया पर लोग लिख देते हैं कि ये होने वाला है फैसला। कोई भी फैसला हो, मैं किसी विशेष प्रकरण का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार का मामला हो, राफेल का मामला हो, अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला भी लंबित है। ऐसा लगता है कि देश के लोगों को पहले से पता है क्या फैसला होने वाला है। ये हमारी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ठीक काम नहीं कर रही है, केसों का बंटवारा ठीक नहीं हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। ये दूसरा बड़ा खतरा है, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उस व्यवस्था को बनाए और बचाए रखने का जो सबसे बड़ा संरक्षक है वो न्यायपालिका है। पत्रकारिता उस तरह के संरक्षक नहीं है। उसके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, उसके पास कोई कार्यपालिक अधिकार नहीं है। वो एक हरकारे के रूप में, आवाज़ लगाने के रूप में, चौकीदार के रूप में काम करती है, लेकिन न्यायपालिका तो संरक्षण करती है। तो न्यायपालिका नागरिकों और नागरिक अधिकारों का संरक्षण करने की बजाय सत्ता का संरक्षण करती हुई दिखाई दे रही है। ये दूसरा बड़ा खतरा है। तीसरा बड़ा खतरा है कि जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिन्हें जनता ने चुना है, हमारा लोकतंत्र जिस सबसे बड़े स्तंभ पर टिका हुआ है वो हमारी विधायिका है, विधानसभाएं हैं, संसद है, राज्यसभा है, लोकसभा है। उन सब की
जो पवित्रता है, उनकी स्वायत्तता है, वो भी खतरे में है। 400 से ज़्यादा विधायक पिछले 9 सालों में, भले ही एक राजनीतिक दल ने ये आंकड़ा दिया हो, हम सब जानते हैं, ये तो हमारा काम है, पत्रकारों का काम है ये आंकड़े निकाल कर देश को बताना। किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बताए? हमें देश को बताना है कि कितने बड़े स्तर पर 400 से ज़्यादा विधायक पाला बदल कर एक से दूसरी तरफ चले गए। मैं किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोकतंत्र में जनता के मताधिकार से चुना गया प्रतिनिधि अगर इस तरह दल बदल करे तो हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली ही संदेह के घेरे में पड़ जाती है। इस वक्त आज की तारीख में मैं जिस राज्य में बैठा हूँ, आप सब लोग उसके साक्षी हैं किस तरह से हुआ। मैं जहाँ से आता हूँ, मध्य प्रदेश से, वहाँ किस तरह से हुआ। तो कुल मिलाकर ये भी भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लोकतंत्र अगर इस तरह से विकृत होता जाएगा, चुने हुए प्रतिनिधि अगर इस तरह से दल बदल और पाला बदल करते रहेंगे, दल बदल कानून बेमानी हो जाएगा, संविधान से ली गई शपथ बेमानी हो जाएगी, नागरिकों ने जो भरोसा व्यक्ति विशेष में किया या दल विशेष में किया वो शून्य हो जाएगा, तो हमारा पूरा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। हम लोग सिर्फ ये विचार आपके सामने साझा करने आए हैं कि देश और समाज को समय रहते ये समझना है कि इस लोकतंत्र को बचाना ज़्यादा जरूरी है। दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि जितने भी देशों में तानाशाही आई है वो आई तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर ही है। बहुत सारे लोग 1930-31 का जर्मनी आप पढ़ लीजिए इतिहास, या और भी तमाम दुनिया के देशों में जो कुछ हुआ है, लेकिन धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही में या एक तंत्र में बदल गई और इसका असली खामियाजा लोक ने भुगता है, लोगों ने भुगता है, और फिर पीढ़ियां लग गई उस कीमत को अदा करने में। एक सदी कम पड़ जाती है एक बार व्यवस्था भंग होने के बाद, जब मानव अधिकार खत्म हो जाते हैं, लोगों की आज़ादी खत्म हो जाती है, आपकी बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, हर तरह के आपके जब अधिकार छीन लिए जाते हैं तो उसकी कीमत बहुत भारी होती है, और वो वापस पाने के लिए, अधिकारों को वापस पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। हम सब लोग लोकतंत्रकामी लोग हैं, हम स्वतंत्र चेता लोग हैं, हमारा किसी दल से कोई लेना देना नहीं है। हमारी आस्था लोकतंत्र में और संविधान में है, देश के लोगों में है, देश में है, और देश लोगों से बनता है। लोग देश कोई कागज़ के नक्शे पर बना हुआ, कागज़ के टुकड़े पर बना हुआ कोई नक्शा नहीं होता। देश हम सब से बनता है, नदियों से, पहाड़ों से, नागरिकों से, खेतों से। उस सब को बचाने के लिए नागरिकों को हम सिर्फ ये आवाज़ लगा रहे हैं, ये चेता रहे कि जब भी ऐसा अवसर आता है, जब आप अपने मताधिकार से लोकतंत्र और संविधान को बचाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, तब ये याद रखिए कि क्या खतरा है और खतरा किससे है। ये खतरे को सिर्फ रेखांकित करना जरूरी है, और आप सब लोग भी जो मीडिया के लोग हैं या जो जन आंदोलनों के लोग आप सब यहाँ उपस्थित हैं, आप सब जानते हैं कि खतरा कहाँ से और किधर से है। और अंतिम बात, जो हमारे आइडिया ऑफ इंडिया के लिए खतरा है, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, अनेकता में एकता का, सामाजिक सद्भाव का, भाईचारे का, सांप्रदायिक, धार्मिक, हर तरह की एकता का जो ताना बाना है, वो खतरे में है। आपको एक ऐसा खतरा बताया जा रहा है, एक छाया युद्ध आपके सामने खड़ा कर दिया गया, एक ऐसा खतरा जो खतरा कहीं है ही नहीं। एक बहुसंख्यक आबादी को छोटी सी आबादी से खतरा आपके सामने बताया जा रहा है, उसके पीछे असली उद्देश्य राजनीतिक है। आपको ये समझना है खतरा उन लोगों से है जो आपको खतरा बता रहे हैं। हमारा देश सदियों से सामाजिक सद्भाव और भाईचारे की मिसाल रहा है। वही असली आइडिया ऑफ इंडिया हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान बनाते समय उसमें समाहित किया है। उस भाईचारे को, उस ताने बाने को, उस फैब्रिक को बचाने की ज़रूरत है, और आज हम सब लोग आपसे उसी खतरे की तरफ ध्यान दिलाने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Dr. Bhagat. Welcome, Vivek. May I now request Dr. Suninam to offer his comments in 7-8 minutes. Dr. Suninam. साथियों, 20 मिनट हो चुका है, थोड़ा सा समय और बाकी है ना, लिमिटेड टाइम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। डॉक्टर पाठक जी ने, क्योंकि वो
एक आध दो समूह को छोड़ के बाकी सभी मीडिया समूहों के संपादक रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक बड़ी सेलिब्रिटी स्टेटस के गांधीवादी पत्रकार भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। ओपी शाह जी, कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, उसको लेकर के बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतना इंटरेक्ट किया होगा उन सवालों को लेकर के जो देश और उसके सामने है। अब विवेक जी को आपके स्थानीय हैं तो आप जानते हैं, श्याम जी को भी सब लोग जानते हैं। मैं आपसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपने सिविल सोसाइटी के कुछ लोगों ने एक चार्जशीट जारी की, शायद आपकी नज़र में आई होगी। अगर नज़र में नहीं आई तो उसके ऊपर नज़र जरूर डालिएगा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर पूरा का पूरा लोकसभा बिना डिप्टी स्पीकर के ही निकल गया। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, और इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन को देना पड़ता है, तो उन्होंने बनाया ही नहीं और पूरी संसद की कार्रवाई हो गई, 5 साल निकाल दिए। बजट के अंदर ज़्यादातर मसले 80% बजट के ऊपर कभी चर्चा ही नहीं हुई। ऐसा भी हुआ कि 250 से ज़्यादा सवालों को डिलीट कर दिया गया। जो आ चुके थे उन सांसदों को सस्पेंड किया गया और उसके बाद में उनके प्रश्न भी डिलीट कर दिए गए, जिसका कोई प्रावधान जो है वो नहीं है। पूरी की पूरी जो सरकार है उसमें ऑर्डिनेंस से सरकार चलाने की कोशिश है। आप देखेंगे यूपीए के समय में 60-65 हुए होंगे ऑर्डिनेंसेस, तो अभी जो है 200 से ऊपर हो गए होंगे। एक एक बड़े बड़े बिल्स लाते हैं और बिना चर्चा के उसको पारित कर देते हैं। 145 सांसदों को बाहर रख करके संसद चलाना, विपक्ष मुक्त संसद का एक नया कॉन्सेप्ट देश के सामने आया है, जो लोकतंत्र के लिए और संवैधानिक व्यवस्थाओं के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये तो मैंने उल्लेख किया क्योंकि सिविल सोसाइटी के लोगों ने ये चार्जशीट जारी की है, तो उसको आपके सामने मैंने रखा। लेकिन मैं किसानों के बीच में काम करता हूँ और किसानों ने, आपको मालूम है कि बहुत बड़ा 380 दिन का आंदोलन चलाया था संयुक्त किसान मोर्चे ने। उसमें 732 किसान शहीद हुए थे और उस आंदोलन को स्थगित करने के लिए सरकार ने उसके 3 किसान विरोधी कानून तो वापस ले ही लिए थे, लेकिन एक एश्योरेंस हम लोगों को लिखित तौर पर दिया था, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने दिया था, और उसके अंदर एमएसपी की कानूनी गारंटी को हमारे को इंश्योर करेंगे और मुकदमे जो है वापस लेंगे और तमाम सारी बातें लिख करके दी थी। लेकिन उसमें से एक भी लिखित जो वायदा था वो पूरा नहीं किया। और इस समय जो देश के अंदर स्थिति है, मैं ये आपके सामने लाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही निराशाजनक चित्र उभरता है जब ये देखा जाता है कि लोगों ने जिस सरकारों को चुना, तो अभी 10वां प्रयोग था झारखंड के अंदर, 9 प्रयोग हो चुके जहां पर कि चुनी हुई सरकार को एक तरीके से अपहरण कर लिया गया, खरीद फरोख्त हो गई, जिसके अंदर जो है बहुत लंबी लिस्ट है, सब आपके सामने, उसे दोहराने की जरूरत नहीं। लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप ईवीएम से वोट करोगे तब भी वोट हमारा है, क्योंकि ईवीएम जहां पर बनती है वहां के 7 डायरेक्टर्स में से बेल के 4 डायरेक्टर्स हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं। ईवीएम का जितनी मैन्युफैक्चर हुई और आज जितनी हैं चुनाव आयोग के पास में, उसमें लाखों मिसिंग हैं। 17 लाख। आपको मालूम है कि तमाम सारे जो वैज्ञानिक हैं वो अब इस बात को बता रहे हैं कि किस तरीके से ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और मैं केवल एक ही बात से बताता हूं कि ये मेरा फ़ोन है, ये फ़ोन के अंदर एक तरफ से अगर मैं करूंगा तो इससे ऑन ऑफ हो जाएगा, दूसरी तरफ से वॉल्यूम होगा। जब मैं दोनों को दबा दूंगा तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ये है प्रोग्रामिंग, और इसी तरीके की प्रोग्रामिंग किसी भी स्तर के ऊपर की जा सकती है, ये बात तमाम सारे लोग बता रहे हैं। लेकिन सरकार ये बता रही है कि ईवीएम क्योंकि हमारे कंट्रोल में है तो हम जो चाहे कर सकते हैं।
और अगर आप बैलेट की बात करते हैं तो चंडीगढ़ आपने देख लिया, बैलेट अगर आप करा लोगे और आपकी 20 की मेजॉरिटी होगी और मेरी 16 की माइनॉरिटी होगी तो भी मैं ही जीतूंगा, मेरा ही आदमी जीतेगा। और अगर आप कोई सरकार बना भी दोगे तो उसको भी मैं हटा करके अपनी सरकार बनाने का काम मैं कर लूंगा। मेरा कहना यह है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक और भयावह स्थिति है, और इस भयावह स्थिति को देश के अंदर नागरिक संगठन समझ रहे हैं, बुद्धिजीवी समझ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी समझ रही हैं, इसलिए उन्होंने अपना एक इंडिया गठबंधन बनाया है, किसानों ने अपना एक एसकेएम बनाया है। हम लोगों ने, लोग कहते हैं कि किसानों का आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पिछली संविधान दिवस पे 3 दिन का पूरे देश के अंदर लाखों किसानों के धरने राजभवन के ऊपर हुए। मैं था 26 नवंबर को मैं पंजाब में था, 50,000 किसान थे, 5 किलोमीटर की ट्रैक्टर रैली थी। 27 को मैं लखनऊ में था, 10,000 किसान थे। उसके बाद मैं पटना के अंदर था, 15,000 किसान थे। ये मैं आपको इसी नंबर कर बता रहा हूँ। फिर लाखों किसानों के साथ में 26 जो है जनवरी की ट्रैक्टर रैली हुई। और अब आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं, आपको शायद पहले से भी सूचना होगी कि 16 फरवरी को पूरे देश में इंडस्ट्रियल स्ट्राइक हो रही है, अलग अलग सेक्टर्स की स्ट्राइक हो रही है और ग्रामीण बंद हो रहा है। और ये कम से कम मैं अभी पंजाब होके आया हूं तो मैं कह सकता हूं कि देश के तमाम सारे इलाकों के अंदर और तमाम सारे सेक्टर्स के अंदर जो है इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। तो किसान अपनी खेती को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए जो सरकार का प्रयास है कि वो अडानी अंबानी को जमीनें सौंपना चाहते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि सरकार ये कहती है कि किसानों को खेती की समझ नहीं है, तभी 7.5 लाख किसानों ने आत्महत्या किया है। अडानी अंबानी समझते हैं कैसे व्यापार किया जाता है और इसलिए उनको खेती दे दो, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो, जो पैसा देंगे वो आप ले लेना। लेकिन किसान इस खतरे को समझ रहा है और वो इससे लड़ने का काम कर रहा है। किसानों के जो मुख्य सवाल हैं, एमएसपी की कानूनी गारंटी का सवाल है, कानूनी गारंटी पर खरीद का सवाल। महाराष्ट्र के लोग प्याज से समझते हैं, हम लोग सोयाबीन से समझते हैं। बगल में है आपके मुल्ताई, जहां से मैं 2 बार आमदार था, वहां पर सोयाबीन 2 साल पहले 7,000 रुपए क्विंटल था, आज की तारीख में 4,500 रुपए क्विंटल है। दुनिया में आपने कभी नहीं देखा होगा कि तनख्वाह किसी की कम हो रही हो, किसी की आमदनी कम हो रही हो, लेकिन ऐसा सभी जो है उन सभी कृषि उपज का भी है जिनको की सरकार, जिनकी एमएसपी जारी करने का काम करती है। तो एक सवाल हमारा एमएसपी की कानूनी गारंटी है, दूसरा सवाल हमारी किसानों की संपूर्ण कर्जा मुक्ति है। आप सब ये जानते हैं, बहुत बार आप लोग छापते हैं, 15 लाख करोड़ रुपया कॉरपोरेट का 2014 से अब तक माफ करने का काम मोदी सरकार ने किया। 15 लाख करोड़ में देश के सभी किसानों का कर्जा माफ हो सकता है। तो एक तरफ मुश्किल से 100 कॉरपोरेट हैं और दूसरी तरफ देश के करोड़ों किसान हैं, 65% देश की आबादी किसान है, लेकिन सरकार उनके लिए 6,000 रुपया साल, मतलब 17 रुपया दिन, और वो भी आपने देखी होगी, हिंदू की रिपोर्ट देखी होगी, द हिंदू की अंग्रेजी में, जिसने पूरे देश के अंदर नीति आयोग से ये उसने आंकड़ा निकाला कि 15 करोड़ किसानों के परिवार हैं, उसमें से केवल 3 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको किस्तें मिली हैं। बाकी मैंने अभी पिछले 3 महीने में 300-400 गांव में गया हूं और मैंने को एक भी किसान ऐसा नहीं मिला है जिसको कि 6,000 रुपया साल, 5 साल से 30,000 रुपया उसको मिल गया। मेरा कहना यह है कि लोग लड़ रहे हैं। मेरा कहना यह है कि तमाम सारी जगह पर लोग बिक गए, लेकिन झारखंड में लोग बिक नहीं रहे हैं।
और ये सब आदिवासियों के लिए सल्यूट है मेरा कि यहाँ पर तो बिक गए आपके यहाँ महाराष्ट्र में लोग कहते हैं 50-50 खोखे में बिके, कितने में बिके आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, हमने सुना है, लेकिन आदिवासी नहीं बिका। बहुत सारी पार्टियों के बहुत सारे विधायक बिकने को तैयार नहीं हैं। लोकतंत्र को बचाने का काम देश की जनता करेगी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, 19 महीने पूरे ऑपोजिशन को जेल में रखा था, तब देश की जनता ने लोकतंत्र को बचाया था जेपी के नेतृत्व में। और अब जब फिर लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, देश की पूरी प्रॉपर्टी जो है अडानी अंबानी को दी जा रही है, तो फिर एक बार जनता उठेगी और लोकतंत्र को बचाएगी और सिविल सोसाइटी उसके अंदर वैसी ही भूमिका अदा करेगी जैसी कर्नाटक के अंदर, अगर आपने सुना होगा तो नाडू कर्नाटका, जागो कर्नाटका नाम का जो एक कैंपेन चला था, सब लोगों ने मिलकर के एक इस तरीके का अभियान बूथ लेवल के ऊपर चलाया कि उन्होंने डिवीजन को भी रोक दिया और उन्होंने पोलराइज्ड तरीके से नतीजे के ऊपर असर डालने का काम किया। तो अभी भी सिविल सोसाइटी इस काम की तैयारी में है। शुक्रिया। Thank you very much. Vivek, would you like to speak now or after me? नहीं, continue. Continue. So you want to speak later? No, I don't have anything. अच्छा, all add right. to it. तो एक बात आपने बोला ही है तो मैं एक बात कह देता हूँ। Mr. Divek Pandey will, he has one comments to make, he will. बाकी सारी बातें बहुत विस्तार से राकेश जी ने और डॉक्टर सुनीलम जी ने कह दी है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा आपके माध्यम से कि एक व्यक्ति से इस देश का पूरा भविष्य जोड़ा गया है। वो व्यक्ति रहेंगे तो इस देश को भविष्य है, नहीं तो इस देश को कोई भविष्य नहीं। इस तरह का एक नैरेटिव जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके तरफ से फैलाया जा रहा है। मोदी जी रहेंगे तो ही ये देश बचेगा, नहीं तो ये देश को कोई फ्यूचर नहीं है। इस तरह का एक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है इस देश में काबिल लोग बहुत हैं और सारे मिलकर इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति को बताया, महिमा मंडन हो रहा है, एक व्यक्ति को बताया जा रहा है कि ये अगर रहेंगे तो ये देश बचेगा, नहीं तो ये देश खत्म है। इस तरह का जो नैरेटिव पेडल किया जा रहा है सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, वो बहुत खतरनाक है। उसके खिलाफ जनमत जगाने की बहुत ज़रूरत है। वो व्यक्ति ऐसी व्यक्ति है जो रोज़ अपने बारे में बात करती है, वो सिर्फ खुद के बारे में बात करती है और वो कहती है कि ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी यानी मैं अगर ये करूँगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरह का एक नैरेटिव मोदी जी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से और उस जो वो इकोसिस्टम का पार्ट है, वो पूरा जो परिवार है उसके तरफ से पेडल किया जा रहा है। और ये बहुत खतरनाक बात है। किसी एक देश का भविष्य पूरे एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो उस देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा खतरे में है, ऐसा मुझे लगता है। बोल दीजिए। Dr. Suninam wants to offer a comment in one sentence and then I. जी, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि भारत रत्न जैसे एक महान पुरस्कार का राजनीतिक इस्तेमाल, मतलब वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल करना बहुत दुखद है। जिनको भारत रत्न मिला है हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरीके का 76 साल में उपयोग हमने कभी नहीं देखा है। और इससे ये पता चलता है कि जो लोगों को लग रहा था कि राम मंदिर के माध्यम से हम इस चुनाव को क्लीन स्वीप कर देंगे, उन्हें 22 तारीख के तुरंत बाद राहुल गांधी की यात्रा के ऊपर भी FIR दर्ज कराने के बाद हेमंत बिश्व शर्मा को करनी पड़ी, फिर नीतीश को भी ब्लैकमेल करके ले जाना पड़ा, फिर झारखंड का भी ऑपरेशन करना पड़ा, फिर ज्ञानवापी का भी करना पड़ा, फिर उसके बाद में चंडीगढ़ का भी करना पड़ा, फिर भारत रत्न भी देना पड़ा, जयंत चौधरी वाला भी करना पड़ा। कितने वीक फुकेटिंग के ऊपर ये सरकार है,
ये बात भी लोगों के बीच में जाना आवश्यक है। ये जगह लगा दीजिए। हाँ वो तो लेवल आ जाएगा, नीचे से भी आ जाएगा। नहीं सर, आपका क्यों नीचे? और बीच में कर दी। फ्रेंड्स, आपने मेरे 3 साथियों से कमेंट्स सुने हैं। करीब करीब सभी विषयों पर उनने प्रकाश डाला है। मैं टेलीग्राफिक लैंग्वेज में कुछ विषयों को जस्ट टू अट्रैक्ट योर अटेंशन मेंशन करना चाहूँगा। जनतंत्र में सत्ता परिवर्तन नॉर्मल चीज़ है और डिज़ायरेबल है। हर जनतंत्र की सफलता तभी होगी कि सत्ता परिवर्तन रेगुलरली वोटों के माध्यम से होता रहेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके बाद तीसरी टर्म के लिए द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कैन नॉट बिकम ए कैंडिडेट। ये सभी जनतंत्र के लिए आवश्यक चीज़ है। विवेक जी ने जिस चीज़ को बताया, माँ भारती 140 करोड़ लोगों की है, बहुत लाल हैं। किसी एक व्यक्ति से इतना बड़ा देश चल नहीं सकता है, और सत्ता का केंद्रीयकरण किसी एक व्यक्ति के पास हो जाए तो वो सत्ता कभी भी जनतंत्र के लिए, लोगों के लिए सुखदायी नहीं हो सकती है। इतने बड़े देश, इतनी विविधताओं का देश, हम लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न धर्मों को मानते हैं। इस देश को चलाने के लिए आवश्यक है गांधी जी के सर्वधर्म समभाव की हर प्राणी के द्वारा इसका पालन हो इन लेटर एंड स्पिरिट। और ये देश तभी खुशहाल हो सकता है व्हेन द सेक्युलरिज्म इज फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। इतने बड़े देश में कन्फ्रंटेशन से राजनीति नहीं चल सकती है। इतने बड़े देश में इतनी समस्याओं के साथ अगर तरक्की करनी है तो आवश्यकता है कंसेंसस बिल्डअप करने के लिए। तो हमको ऐसी सरकार चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो सबको साथ लेके चल सके। अटल बिहारी वाजपेयी जब सदन में बोलते थे, जवाहरलाल नेहरू के लिए कितनी तारीफ उनने की है। जवाहरलाल नेहरू जिंदा नहीं थे जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। उनने उसके सद्भाव का, उनकी टॉलरेट स्पिरिट का, डेमोक्रेटिक टेम्पर की चर्चा की है। और जवाहरलाल नेहरू ने यंग अटल बिहारी वाजपेयी, जो जिसकी पार्टी की कोई क्षमता नहीं थी, उसको भी कहा कि वन डे यू विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एनकरेज करते थे। तो हमारी आवश्यकता है ऐसी लीडरशिप की कि जो सबके साथ मिलके चल सके। एंड वी बिल्ड अप, वी फॉलो द पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस, और हम उनके माध्यम से हमारी सरकार की पॉलिसियों को बनाएं और चलाएं। बहुत ज़रूरी है। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में काफ़ी चर्चा सरकार ने की है, और आर्टिकल 370 और 35A का जो अब्रोगेशन हुआ है उसके बारे में ये कहा जाता है कि इससे देश का बहुत बड़ा लाभ हुआ। डॉक्टर साहब ने मेरे बारे में ये कहा कि मैं जम्मू एंड कश्मीर में जुड़ा हुआ हूँ और लगातार जाता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A का जिस तरह से एब्रोगेशन हुआ, उससे देश का नुकसान हुआ। हम क्या अचीव करने की सोच रहे थे? हम सोच रहे थे
कि कश्मीरी पंडित जितने हैं उनसे तिगने चौगने होंगे वहाँ, और कश्मीरी पंडित जो जम्मू में रह रहे हैं या और देश के और भागों में रह रहे हैं वो वैली में जाएंगे। 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीरी पंडित की संख्या जो 2019 5 अगस्त को थी उससे 1/3 से भी कम है आज के दिन, और जो रह भी रहे हैं वो भी चाह रहे हैं कि वहां से निकल जाएं। टारगेट किलिंग्स कश्मीरी में बंद हो गई थी, टारगेट किलिंग्स फिर चालू हुई है 2019 के अगस्त के बाद। हमारे को इस कदम के लेने से क्या फायदा हुआ? जीएसटी जो सारे देश में लागू हुआ, सबसे इंटीग्रेटिंग लॉ है, उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में भी उसने पास किया, वहां भी जीएसटी लग रहा है। जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है 26 अक्टूबर 1947 से। हमारी करेंसी, हमारी सिक्योरिटी, हमारी आर्मी, हमारा एजुकेशनल सिस्टम, हमारा पासपोर्ट, सब कुछ है। तो इसलिए आवश्यकता है कि जो लोग हमसे रूठे हुए हैं किसी भी कारण से, उनके उनके मन जीतने की आवश्यकता है। तो उस पॉलिसी की आवश्यकता थी कि जो लोग हमसे खुश नहीं हैं वहां पर सही मामले में जनतंत्र देने की। आप इमेजिन करिए, महाराष्ट्र में, गुजरात में, यूपी, बिहार में प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाए और 5 साल तक चुनाव नहीं हो तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? कश्मीर में 2018 से प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, आज तक असेंबली के चुनाव नहीं हुए हैं। मेरे स्टेट में, पश्चिमी बंगाल में, अगर प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाए और 6 महीने के अंदर चुनाव नहीं हो तो जो वायलेंस आपको पश्चिमी बंगाल में देखने में मिलेगी उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आवश्यकता है कि जो भारत का जनतंत्र है वो उतनी तरह से ही प्रभावशाली कश्मीर में हो, उतनी तरह से रेलिवेंट हो, और उनको साथ में लेने की आवश्यकता है, उनका मन जीतने की आवश्यकता। वो हमारे भाग हैं, टेक्निकली, पॉलिटिकली दे आर पार्ट ऑफ इंडिया। एवरीथिंग दैट इज देयर इज ऑफ इंडियन ऑरिजिन। तो इसीलिए ऐसी सरकार की आवश्यकता है कि जो डायलॉग के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से कश्मीरी भाइयों को पूरी मेन स्ट्रीम में लाएं और हमारे पड़ोसी देशों के साथ भी संबंध ठीक करने की कोशिश करें। उससे हमारा फायदा होगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि जो बॉर्डर एरियाज में जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं, जम्मू में भी रात में बंकर में सोना पड़ता है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्तों तक। तो इसीलिए आवश्यकता है कि हमारे रिलेशंस नॉर्मल हो हमारे पड़ोसियों के साथ, और वो हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है, उनके लिए भी फ़ायदे की चीज़ है, और सारे सब कॉन्टिनेंट के लिए फ़ायदे की चीज़ है। इसलिए हमको आवश्यकता है ऐसी सरकार की, ऐसे जो इस सब कॉन्टिनेंट में पीस और का क्लाइमेट प्रमोट करे, साइंटिफिक एंड डेमोक्रेटिक टेम्पर जिसकी चर्चा डॉक्टर पाठक ने की, उसकी हो, और करप्शन जैसे इशू पे मीनिंगफुल और इफेक्टिव स्टेप्स ले। करप्शन इशू इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्लैकमेलिंग द अपोनेंट्स नहीं होना चाहिए। जो सरकार हम गिरा रहे हैं अपोजिशन की, उसमें तो अपोजिशन हम ब्लैक मनी और करप्शन प्रैक्टिसेस को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम एक केस में करप्टिव प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक मनी यूज़ कर रहे हैं, तो जो आदमी ये कर रहा है वो आदमी करप्शन को इफेक्टिवली कैसे रोक सकेगा? मेरा अपना आचरण जब तक साफ नहीं होगा, unless I become absolutely honest, unless I practice the total honesty, कैसे मैं ऑनेस्टी एंड करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूंगा?
एक और बात, और फिर आपसे के कमेंट सुनने में इंटरेस्ट होगा, कि जो एडहॉकिज्म जिसकी चर्चा डॉक्टर सुनीलम ने की है, कि हम फैसले इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से होनी चाहिए। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी सरकार किसी एक व्यक्ति के विम्स पर नहीं चल सकती है। इसको चलाने के लिए इंस्टीट्यूशंस जो बने हुए हैं, जो आपने कायदे कानून बना रखे हैं, उनका सही मामले में उपयोग हो। आप सबको वो दिन याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर बिहार में एक मीटिंग में एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं, आपको कितने हजार करोड़ चाहिए? 30,000, 40,000, 50,000? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ 50,000 करोड़ देके, मैं 1,20,000 करोड़ देना चाहता हूँ। क्या सरकारी पैसा बिना इंस्टीट्यूशंस में बात किए, बिना कमेटीज में, बिना डिस्कशन किए हुए उसका हो सकता है? ये किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है। हमको, अगर हम इतने बड़े देश में इंस्टीट्यूशंस नहीं बिल्डअप करेंगे और रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं करेंगे और इंडिविजुअल विम्स एंड फैंटेसीज से काम करेंगे, तो इतना बड़ा मुल्क चलाने में बहुत मुश्किल होगी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, और आप में से किसी को भी कोई सवाल या कमेंट ऑफर करनी, यू आर वेलकम टू डू सो। साथियों, आपके सवाल आए उससे पहले कल जो घटना पूना में हुई है वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले जी पर हमले की, तो हमारा ये मंच, मैं, विवेक देशपांडे जी, डॉक्टर सुनीलम जी, ओपी शाह जी, सर, हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरे की जो बात मैं कह रहा था अपने वक्तव्य में, उसका उदाहरण कल आपने देख लिया। अगर आप उनकी बात से असहमत हैं, किसी की भी बात से, मेरी बात से, यहाँ मंच पर मौजूद किसी भी व्यक्ति से, निखिल वागले की बात से, तो आप उसका उत्तर अपने भाषण से दीजिए, अपने किताब लिख कर दीजिए। लेकिन किसी पर हमला करना ये हमारे सभ्य समाज के लिए चिंता की बात है और बहुत खतरनाक संकेत है। तो मैं इस मंच से निखिल वागले जी पर कल हुए हमले की निंदा करता हूँ। आपके सवालों का स्वागत है। हम लोग भी इस घटना का निषेध करते हैं, क्योंकि हम सभी पत्रकार लोग हाँ, हैं। आपकी तरफ से, सबकी तरफ से लिया है मैंने। तो सभी की तरफ से बहुत धन्यवाद। निखिल वागले जी पे जो हमला हुआ, जी वो लोग चौथे स्तंभ पे हमला है, जी, बहुत धन्यवाद। जो सत्य पत्रकार है, तो हम भी उसका निषेध करते हैं। धन्यवाद। अब हम लोगों ने जो बातचीत की उस पर सवाल आपके हों तो शाह सर से या हम में से किसी से भी। सर, कहा जा रहा है कि अभी 2019 में यदि मान लो मोदी जी चुनकर आते हैं तो 19 नहीं 24 में चुना। नहीं, हाँ 24 में यदि मोदी जी चुनकर आते हैं तो 29 का चुनाव नहीं होगा। या इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। जब उन्होंने 25,000 करोड़ का, नहीं 25,000 करोड़ का जब सेंट्रल विस्टा बना दिया अपने खुद के बंकर के लिए, है ना, उनका अपना न्यूक्लियर फ्री एक बंकर ऐसा बन गया है उनका कि भाई दिल्ली पूरी समाप्त हो जाए लेकिन वो बचे रहेंगे। उन्होंने पूरा का पूरा हिस्ट्री को रिराइट करने के लिए सब कुछ जो है तहस नहस करने का जो पूरा एक तरीके से बीड़ा उठाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो खतरा बहुत जेन्युइन है और एक तरीके से लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। धर्म के नाम पे जो लोकतंत्र, धर्म पे नाम पे जो राजनीति चल रही है देश में, और लोकतंत्र जो खतरे में आया है, क्या लगता है आपको कि अभी 2024 में मार्च अप्रैल में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या धर्म के नाम पे लोग मतदान करेंगे या ईवीएम पे जो उंगली उठाई जा रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे तो मैं पहले, अब फिर हम लोग सभी लोग बोल देंगे पहले जी। हाँ हाँ, अभी जो महाराष्ट्र में चल रही है, जैसा निखिल वागले पे हम लोग मुंबई में एक हुआ है, तो वो कहीं ये मतलब धर्म की राजनीति पे जाने वाले एक मराठी हिंदी दे तर वेगळा म्हणजे उद्देश नाही का, म्हणजे धर्माकडे आपले जे लोकतंत्र आहे त्याच्याकडे आता जातीवर आधार धर्मतंत्रावर असं नाही तर जी। मेरा कहना ये है कि उन्होंने
राम मंदिर को लेकर के 200 से 300 के ऊपर पहुंचे। राम मंदिर को लेकर के 400 साढ़े 400 वो पहुंचना चाहते हैं। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स ही उनको आती है। तो जिसको जो दाव चलना आता है पहलवान, वो वही दाव चलता है। लेकिन लोग जो है, मुझे लगता है कि वो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी ही हिंदुस्तान की यूनिटी का आधार है। भारत का संविधान जिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रोपोगेट करता है या स्थापित करता है, उसी से ही ये देश चल सकता है। धर्म से, किसी धर्म ग्रंथ से ये देश नहीं चल सकता। ये बात लोगों के मन में है, जिसको आइडिया ऑफ इंडिया कहा। तो इसलिए मुझे एकदम स्पष्ट दिखता है। आज भी आप देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ जो वोट है कितना है। आप 37% है बीजेपी का, 43% है एनडीए का। जिन लोगों ने वोट दिया था, उन लोगों ने, मेजॉरिटी ने इस सरकार के खिलाफ में वोट करने का काम किया था। यह हमारा चुनाव की पद्धति है, जिसके अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना। उसके चलते एक व्यक्ति हो जाता है तो सरकार बना लेता है और दिखता है कि बहुत बड़ा वो शहंशाह। दूसरा, ईवीएम को लेकर के इतनी ज़्यादा जब संदेह पैदा देश में हो गया है, तो जिन लोगों ने, जिन देशों ने ईवीएम को शुरू किया था, इजाद किया था, वो जब वापस हो गए, तो चुनाव आयोग को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। और अगर वो अभी नहीं सोचते हैं, तो जो 100% जो वीवीपीएटी पैट की पर्चियों की गिनती वो करानी ही चाहिए। अगर वो नहीं कराई जाती है तो पूरा चुनाव अविश्वसनीय हो जाएगा और लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया की विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा हमारा कहना है। जी, ईवीएम पर एक बात, वैसे आप सब जागरूक पत्रकार हैं साथी लोग, फिर भी एक जानकारी छोटी सी आपसे साझा कर लें। मुझे लगता है वैसे सब जानते होंगे आप, लेकिन बीच बीच में रिमाइंड कराना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी ईवीएम पर सवाल उठता है तो इस वक्त जो लोग सत्ता में बैठे लोग हैं वो मखौल उड़ाते हैं ईवीएम पर सवाल उठाने वालों का। उन्हें ये याद दिलाना ज़रूरी है कि 2009 में, जब 2004 और 2009 में लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव जीवीएल नरसिंह राव ने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम है डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी बिलीव आवर ईवीएम मशीन्स, यानी लोकतंत्र खतरे में है और ईवीएम मशीनें विश्वास करने लायक नहीं है। जीवीएल नरसिंह राव की उस किताब की भूमिका लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। जीवीएल नरसिंह राव बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव किरीट सोमैया के साथ देश भर में जाते थे, लैपटॉप खोलकर बताते थे कि ईवीएम बहुत बुरी चीज़ है, इसको हैक किया जा सकता है, इससे चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जब 2014 में चुनाव जीत गए, तब से ईवीएम उनके लिए परम पवित्र हो गई। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे इस मोबाइल से क्या क्या हो सकता है। आप सब जानते हैं इस मोबाइल से यहाँ बैठकर आप दुनिया के किसी कोने में अपने घर के बेडरूम की लाइट को स्विच ऑफ कर सकते हैं, अपना दरवाज़ा रूम का खोल सकते हैं, यहाँ बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ी हुई है, उसमें कुछ भी हो सकता है। और अगर लोकतंत्र में कुछ लोगों को, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को किसी चीज़ पर अविश्वास हो रहा है, तो सरकार को, भारत के निर्वाचन आयोग को या तो उन सारे संदेह को, उन सारी आशंकाओं को दूर करना चाहिए, या फिर उस व्यवस्था को ही हटा देना चाहिए। दुनिया के तमाम देश ईवीएम हटा चुके हैं, ईवीएम से चुनाव नहीं होते अब, बहुत कम देश ऐसे बचे हैं। और जैसा कि डॉक्टर सुनीलम जी ने कहा कि या फिर वो वीवीपैट की पूरी गिनती करा दीजिए। और अंतिम बात, बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया जाता है कि देखिए लोकतंत्र कैसा खतरे में है, तो लोकतंत्र खतरे में, हमने कई सारे उदाहरणों से आपको बता दिया। ईवीएम उसका एक औजार है, उस खतरे को बढ़ाने वाला एक औजार उनके हाथ में है। और एक बात और जो मैं आखिरी बात कहना चाहता था, अक्सर आप लोगों को ये तर्क दिया जाता है कि ईवीएम मशीनों से चुनाव कराने पर जल्दी गिनती हो जाती है, बहुत समय अपना बच जाता है। तो हमारे देश को समय की कितनी चिंता है हम जानते हैं। मदारी का खेल देखने के लिए दिन भर लोग अपने काम पर जाना छोड़कर रुक जाते हैं। वोटों की गिनती, जब 7 चरण में मतदान होता है
तो गिनती भी 2 दिन अगर चल जाएगी तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। हम लोगों ने अपनी पत्रकारिता, विवेक सर ने, हमने उस दौर में शुरू की थी जब मतपत्रों से गिनती होती थी। 24 घंटे 30 घंटे हम लोग सुबह घर से निकलते थे जब हम लोग रिपोर्टर थे, मतगणना 24 घंटे बाद खत्म होती थी, चुनाव परिणाम उसके बाद आते थे, तो कोई आसमान नहीं टूट जाता था। अगर अब भी अमेरिका में 3-3, 4-4 दिन और कई दिन चलती है वहाँ, तो दूसरे राज्यों से बाद में टेबुलेशन होता है, सब कंपाइलेशन होता है। तो ऐसा इस देश में क्या हो जाएगा कि अगर 24 घंटे मतपत्रों की गिनती कागज के मतपत्र से हो जाए तो ऐसा कौन सा बहुत बड़ा काम जरूरी है जो रुक जाएगा? जब आप 7 चरण में 1.5 महीने चुनाव चला सकते हैं तो गिनती के लिए 2 दिन रुकने में कौन सा आफत आ रही? एक आखिरी सवाल आपका ले लेते हैं, हमारे कोई साथी पूछ रहे थे जी। भारतीय लोकतंत्र के विरोध में वो लोग हैं जो, इधर से सवाल आया था उसको भी जोड़ देता हूं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। और वे लोग कौन है आप जानते हैं। संविधान की शपथ लेकर देश की राजधानी में गोली मारो जैसे नारे लगाएं, संसद के भीतर अपने ही बराबर के दूसरे सांसद को धर्म के आधार पर अश्लीलतम शब्दों में उसको संबोधित करें, उनसे ज़्यादा खतरा लोकतंत्र में और किसको हो सकता है? वो खुद विधायक बन के गोली मार दे, बंबई में भाजपा के आपने कहा खुद ही गोली मार दी थाने के भीतर, वो भी नहीं, थाने में वो भी जी, उन्हीं के अंदर। तो आप उससे ज्यादा और क्या हो सकता है? भारतीय लोकतंत्र के विरोध में अगर धर्म दिखता है वर्तमान में, और वो रिलीजनाइज मेंटालिटी वाले लोग अगर केंद्र में शासन कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या जो भी संवैधानिक संस्था है उनका हनन कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आपके अनुभव को देखते हुए आप इस प्रकार का कुछ प्रचार प्रसार का कुछ साधन डेवलप करने की राह पे चलेंगे? क्या पूछ रहे हैं? समझ नहीं पाया, स्पष्ट नहीं समझ पाया। देखिए, एक तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि रिलीजन का जो इंस्टीट्यूशन है ना, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। उसका जो लोग राजनीति में दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, हम ये बात कह रहे हैं कि गांधी जी का सर्वधर्म समभाव या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा है, बाबा साहब ने प्रियम्बल में जो लिखा है कि सबको अपनी आस्था और विश्वास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम किसी रिलीजन के खिलाफ में बात नहीं कर रहे हैं। लोगों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार है, लेकिन अपनी धार्मिक सोच को किसी दूसरे के ऊपर थोपने का अधिकार नहीं है। ये वाली बात है। तो इसलिए हम लोगों का बिल्कुल स्पष्ट मत है इसके अंदर। आपका स्पष्ट काफी स्पष्ट है, और ये कहना चाह रहा हूँ कि देश में जो वर्तमान के हालात है वो किसी एक धर्म को लेके कट्टरतावाद से नहीं चल रहे हैं। आपको किसी भी धर्म में कट्टरता होगी तो वो स्वीकार नहीं है लोकतंत्र में, कोई भी धर्म हो, हम किसी एक का नाम ही नहीं लेते। केंद्र स्तर पे अगर आपको लगता है कि बात चेंजेस आने चाहिए, उस लेवल में वो ताकतें जो लेके चल रही है, उस विरोध में आप ऐसा प्रयास करोगे? मेरा ख्याल इस सवाल का, इस क्वेश्चन का जवाब कई मित्रों ने दे दिया है। जनता देगी वैसे जवाब इसका। और कोई प्रश्न, एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? यस प्लीज। मेरा एक सवाल है कि भारत को हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है और क्या कहना चाहिए जब हम संविधान की बात करते हैं? देखिए, हमारे संविधान में तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया दैट इज भारत लिखा, उसमें हिंदुस्तान, राष्ट्र में भी हिंदुस्तान कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं, मैं सुनती हूँ। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, धर्म से आने वाली राजनीति से क्या क्या नुकसान होने वाले हैं इसकी भी बात करते हैं। हम एक स्पेशल शब्द को ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं? उस हिंदुस्तान शब्द का अर्थ उसमें धर्म के आधार पर समाहित नहीं है मैडम। आदरणीय आज़ाद हिंद सेना का जो नारा था, जय हिंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा जय हिंद का देश के पहले प्रधानमंत्री ने उसको अपना जय घोष स्वीकार किया 15 अगस्त 1947 को अपने भाषण में लाल किले से। तो जय हिंद में वो हिंदू धर्म या इस राजनीतिक विचारधारा के हिंदुत्व से संबंधित नहीं है। हिंदुस्तान शब्द ना हिंदुस्तान शब्द का कोई अर्थ इस तथाकथित राजनीतिक हिंदू धर्म से नहीं है। हिंदुस्तान शब्द से आश्रय सिंधु घाटी सभ्यता के इधर रहने वाले, आप सोचिए किस जमाने में, ईसा से पहले जो किताबें लिखी गई हैं, नहीं, उसको धर्म के आधार पर नहीं हिंदुस्तान कहना, आप गलत दिशा में लोग डिबेट इसके बात करेंगे। बिल्कुल है ही नहीं उस हिंदुस्तान से कोई। एनी अदर क्वेश्चन? यस प्लीज, यस प्लीज। सर एक मिनट। हाँ, आपका
नहीं नहीं, वो कुछ मैं अच्छा, बुला रहा हूँ। yes, एक मिनट आइए। मेरा सवाल बहुत सिंपल है। ये आप जो नीति के ऊपर अभी ये चल रहे हैं, जो प्रिंसिपल आप लेके चल रहे हैं, इसको जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए आपके पास में क्या प्लान है? नहीं नहीं, समझ में आ गया। नागरिक समाज जो है उससे हमारी अपेक्षा आपके है, कैमरे का तो ले ही लेंगे। जो लोग पार्लियामेंट में या सड़कों के ऊपर जो इस तरीके की धर्मांधता की राजनीति का विरोध करते हैं, उनसे अपेक्षा है तो लोग ये काम करेंगे। हमारा ये मंच जो है उस काम के लिए नहीं है, नागरिकों की जिम्मेदारी है वो तो, है ना। नागरिकों की जिम्मेदारी है, अपोजिशन की जिम्मेदारी है। हम केवल लोगों को आगाह करने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को खतरे बता रहे हैं, चुनौती बता रहे हैं। और अगर लोगों ने इस चुनौती को नहीं समझा तो क्या क्या देश को नुकसान हो सकते हैं, समाज को नुकसान हो सकते हैं, ये हम बताने का काम कर रहे हैं। Yes, please. Any other question? बहुत बहुत Yes, धन्यवाद please. आप लोग। एक सेकंड। अभी जैसा मोदी मीडिया बोल रहे हैं, मोदी मीडिया जो है उनका सोच, उसकी वजह से वो हर घर मोदी ऐसा फैला रहे हैं। तो क्या ये जनता घर में तो नहीं आएगी, ये आगे 2024 फायदा हो? देखिए, गोदी मीडिया के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, आज उनका विषय नहीं है। अब जनता के ऊपर हमने छोड़ दिया। देखिए, गोदी मीडिया भी जो कह रहा है, अब जनता को सही और गलत तो सोचना चाहिए ना। अब मैं एक बार जो साथी बाद में आए हैं प्रेस के, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं। आप यहां पर मिस्टर ओपी शाह हैं, जो कि सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के आप चेयरमैन हैं। ये एक डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एडिटर आप रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं डॉक्टर सुनीलम हूँ, एक्स MLA हूँ, और ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है इसकी कोर कमेटी का मैं सदस्य हूँ। NAPM के साथ भी डॉक्टर सुनीलम, SUNILAM, सुनीलम, हाँ, डॉक्टर सुनीलम, माजी आमदार मुल्ताई, ओपी शाह जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, और आप विवेक जी को जानते ही हैं, श्याम जी को आप लोग जानते हैं, आपके स्थानीय हैं। केवल डॉक्टर सुनीलम। जाति तोड़ो, देश बचाओ। इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा डॉक्टर सुनीलम की उपनाम जानने के लिए। गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, नाम लिख के सुनीलम जी। मैं धन्यवाद दे दीजिए सर। आप सबका शुक्र अदा करना चाहता हूं कि आप इस मीटिंग में शॉर्ट नोटिस पे आए, और इस मीटिंग की चर्चा सब जगह होगी, और ये नागपुर में पहली बार इस तरह की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग को हिंदुस्तान के और शहरों में भी किया जाएगा। हमारा पर्पस आप समझ गए हैं। विषय मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, डिजायरेबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन 2024, सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में चर्चा हुई है, और देश के सभी तरह की समस्याओं के बारे में आगाह किया जाता है। आप इस तरह से खबर देंगे कि जो डर आपने 2029 का बताया है वो डर हो ही नहीं। 2024 में ही उस तरह का वातावरण बने और उस तरह का प्रतिफल आए कि हमारे देश में इफेक्टिव, मीनिंगफुल और कंसेंसस के ऊपर, जिसमें सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, और वो वातावरण तैयार हो। I would like to thank you once again for your patience and for your participation in this meeting, and thank you everyone. Thank you.